डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसके 6 पार्ट हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। उसमें हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड की। अगर वो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको भी जरूर देख लेना। ठीक है, तो आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 को प्रॉपर खत्म करने वाले इस एक्सरसाइज को। ठीक है, सभी के सभी पार्ट। इसमें क्या है, इसमें हमें प्रॉब्लम दी हुई होंगी, उनको पढ़ना है और फिर उनका सॉल्यूशन देना है। ठीक है, किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इस पूरी एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज होगा। समझ आई बात? जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने खूब प्रैक्टिस की है सब्स्टिट्यूशन मेथड की। ठीक है, तो आज हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट हैं और 6 के 6 को मैं बारी बारी लेने वाला हूं। ठीक है, तो ये है पार्ट नंबर 1। इसमें क्या कहा गया है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज, दो नंबर का डिफरेंस दे दिया 26। मतलब दो नंबर है और उनका डिफरेंस कितना है? 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना यानी 3 टाइम्स है। ठीक है, फाइंड देम, तो उन नंबर्स का पता लगाओ। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। चलो सोल्व। देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपने करना क्या है? जो आपसे पूछ रखा है उसी को आपने मानना है। देखो, इसमें उन दो नंबर को पूछ रखा है तो उन दो नंबर को ही मानना है। फर्स्ट नंबर को हम मान लेंगे x, सेकंड नंबर को y मान लेंगे, या सेकंड नंबर को x, फर्स्ट को y, वो आपकी इच्छा अनुसार है, एज योर चॉइस। लेकिन जो भी इसमें हमसे पूछा गया हो, यह बात ध्यान रखना, जो भी जिसकी भी वैल्यू प्रॉब्लम्स में हमसे पूछी गई हो, हमने उसी की वैल्यू को मान लेना है। ठीक है, x और y उसी की वैल्यू को मान लेना है, ये बात ध्यान रखना। तो देखो, इसमें क्या कहा कि उन दोनों नंबर का पता लगाओ। तो मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर इज, या फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। मैंने मान लिया कि उनमें से पहला नंबर एक्स है, तो लेट द सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई, दूसरा नंबर वाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने पता चल गया मानना किसको है? जिसकी वैल्यू पूछ रखी उसी की वैल्यू हमने एक्स और वाई मान लेना है कि उसकी वैल्यू एक्स है, और जो दो चीज पूछेगा तो हमने एक्स और वाई मान लेना, मतलब जो भी पूछ रखा उसी को मानना है। क्लियर है यहां तक? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि दोनों नंबर का डिफरेंस है ना वो 26 है। यानी कि अगर दोनों नंबर का डिफरेंस में निकालूं, x माइनस वाई इक्वल टू है 26, ये है इक्वेशन 1। और दूसरी में मतलब दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया कि जो वन नंबर है ना, जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का 3 टाइम्स है। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास x इक्वल टू वाई, ये इक्वल दिखाना है। तो जो ये है ना, ये x, ये इस y का 3 टाइम्स है। इसका कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो हमने इक्वल दिखाना, तो इसको भी मैं 3 टाइम्स कर लूंगा, तभी तो इक्वल होगा। ये होगी इक्वेशन 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने क्या बताया था कि जो ये है, कोई एक इक्वेशन उठानी है, उसका कोई एक वेरिएबल आपने एक तरफ रखना है। ठीक है ना, वहां से उसकी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसको जिस इक्वेशन को उठाकर आपने उस वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, उसको आपने उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, इसलिए कहता हूं कि पार्ट नंबर 1 देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, यहां से x की वैल्यू क्या है? 3y, तो पुट कर लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। देखो, 2 से है, ये 2 से निकाली है तो 1 में पुट कर लेंगे। तो x की जगह पर क्या लिख लूंगा मैं? 3y। तो यहाँ पर 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। बाकी एज इट इज, सिर्फ x की जगह पे मैंने ये रखा, बाकी एज इट इज। अब 3y में से y को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 2y इक्वल टू 26, और 2 से ये कैंसिल हो रहा है, तो y इक्वल टू 13। यानी कि जो y की वैल्यू है वो क्या आ गई? 13 आ गई। अब यहां से आपको क्या करना, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करोगे तो दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन उठानी है, उसका वेरिएबल एक तरफ रखना है, बाकी
सारा दूसरी तरफ भेज देना है नियम अनुसार। फिर उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, उससे आपको एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल गई उसको आपने पुट करना है, या तो इक्वेशन 1 में करो या 2 में करो या जो आप 3 बनाओगे, ठीक है ना, इन दोनों में से किसी में आप पुट कर सकते हो। तो अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। दो में y की वैल्यू को पुट कर लेंगे। x इज इक्वल टू 3, y की जगह पे 13। आप किसी में भी पुट कर सकते हो, 1 में भी 2 में भी, ठीक है। 2 में इसलिए करी क्योंकि इजी है यार, y की जगह पर रखेंगे, ये यहां पर रखेंगे तो इधर ना लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू 13 3 जा 39। तो यहां पर x की वैल्यू क्या है 39, y की वैल्यू क्या है 13। क्या मानना था हमने, फर्स्ट नंबर x, यानी फर्स्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास 39, और सेकंड नंबर y, तो सेकंड नंबर क्या आ गया 13। क्या ये इसका 3 टाइम्स है जैसा प्रॉब्लम बताया गया, हाँ है 3 टाइम्स है, बिल्कुल है। और इनका डिफरेंस 26 है, बिल्कुल है। तो हेंस फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकंड नंबर इज 13। बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। इसी तरीके से प्रॉब्लम देगा और हमने इसी तरीके से उसको सोल्व करना। बस आपने ध्यान किन किन बातों का रखना है, जो पूछा गया है जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है उसी की वैल्यू आपने x और y मान लेनी है। क्लियर है, बस ये बात ध्यान रखो, क्वेश्चन आपके हाथ में, ठीक है। अब चलिए, अगर ये आ गया तो हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। क्या कहा गया है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं, जिन दो एंगल्स का सम इक्वल हो 180 डिग्री के, ठीक है, तो उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और जो लार्जर एंगल है ना, जो इनमें से बड़ा एंगल है, वो छोटे एंगल से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो क्या करेंगे हम, हमसे क्या पूछा गया है, वे दो जो वे हैं एंगल है वे क्या 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 है, यही निकालना है, मतलब उन दोनों एंगल की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, देखो क्या क्या बताना, लार्जर एंगल कौन सा है और स्मॉलर एंगल कौन सा है, यही पूछा गया। मैंने क्या कहा था, जो भी पूछा है उसी की वैल्यू मान लेंगे। तो मान लेंगे हम, सॉल्यूशन में लिख लेंगे, लेट द लार्जर एंगल, जो लार्जर एंगल है, एंगल इज इक्वल टू एक्स है, एंड लेट द स्मॉलर एंगल इज वाई, ठीक है। ये डैश मैं लगा रहा हूं, आपने प्रॉपर लिखना है, ठीक है। तो लार्जर एंगल एक्स है, स्मॉलर एंगल वाई है। पूछा क्या था, लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल, जो पूछा उसी को हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या क्या, वे दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी उन दोनों का सम है 180 डिग्री होगा। तो चलो लिख लेना, सप्लीमेंट्री एंगल है ये, जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो, तो इन दोनों का जोड़ है जो x प्लस वाई इक्वल होगा 180 डिग्री। क्लियर है, ये इक्वेशन आ गई 1। अब दूसरी तरफ इसने क्या कहा, जो बड़ा एंगल है ना, जो इनमें से बड़ा एंगल है, यानी x माना हमने बड़ा एंगल, वो छोटे एंगल से यानी y से 18 डिग्री अधिक है। यानी जो ये x है ना, x इक्वल y इससे 18 डिग्री अधिक है, और हमने ये इक्वल दिखाना तो इसमें भी 18 को जोड़ना पड़ेगा, 18 को जोड़ना पड़ेगा, तो यानी प्लस 18। ये है इक्वेशन 2। अब हमने कोई वेरिएबल रखने, मतलब कोई एक इक्वेशन में से उठानी है, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू आपने निकालनी है। तो ये सेकंड इक्वेशन है जो, उसमें x की वैल्यू है y प्लस 18। तो क्या ये जो x की वैल्यू है ये मैं 1 में पुट कर सकता हूं, बिल्कुल, यही तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसी का नाम तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो फिर क्या करेंगे, जो ये है
पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, 2 से निकाली है तो एक में पुट कर देंगे 1। अब 1 में एक्स की जगह पे क्या रखूंगा, y प्लस 18, तो यहां पे लिख लूंगा y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180, बाकी एज इट इज। अब y प्लस y 2y, तो यहां से 2y, ये जो 18 है इसको मैं इधर ले आऊंगा इक्वल टू, अच्छा अब 180 से 18 को अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा 162। ठीक है, देखो करके दिखा देता हूं, वैसे तो कर लिया यार, बच्चे तो आप भी नहीं हो। देखो माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, यहां पर बच गया 7 में से 1 गया 6 और 1 का 1। ठीक है, तो अब 2 से कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, y इक्वल टू कितने पर 2 8 जा कितना होता है 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, यानी कि वैल्यू वो पुट कर लेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में करो या 2 में करो, एज योर चॉइस, हम 2 में पुट कर लेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, यहां पर कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, ये रही, x इक्वल टू y की जगह पे क्या रखूंगा मैं 180 ना सॉरी 81, 81 प्लस 18 इक्वल टू, अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 189 और 819 99 डिग्री, यानी कि लार्जर एंगल है जो उसकी वैल्यू कितनी आई है 99 डिग्री 99, और जो स्मॉलर एंगल है छोटा एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आई है 81 डिग्री। तो हम लिख लेंगे हेंस लार्जर एंगल, जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल is 99 degree and smaller angle is 81 डिग्री। ठीक है, ये था आपका सॉल्यूशन, ये था पार्ट नंबर 2। समझ में आ गया सभी बच्चों को, समझ में आ गया तो बताओ एक बारी। तो अगर ये समझ में आ गया तो चलिए हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. क्या पूछा है कि इसने कहा कि 7 बैट और 6 बॉल लिए, वो कितने रुपए के 3,800 के। बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल लिए, वो कितने के 1,750 रुपए के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रत्येक बैट, मतलब एक बैट और एक बॉल का रेट हमने बताना, एक बैट और एक बॉल का। मैंने क्या कहा था, जो भी आपसे पूछा गया वही आपको मान लेना है। तो मान लेंगे एक बैट का मूल्य x है, यानी जो एक बैट की कॉस्ट है वो x है और एक बॉल की कॉस्ट है वो y है। तो मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितनी है x रुपए, ठीक है, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू रुपये y। ठीक है, यानी एक बैट का जो रेट है वो x रुपये मान लिया और एक बॉल का जो रेट है वो हमने y रुपये मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या है देखो, 7 बैट, अगर एक बैट का मूल्य, एक बैट का रेट कॉस्ट है वो x है, तो 7 बैट की कितनी होगी 7x। अगर एक बॉल का जो कॉस्ट है वो y है, तो 6 बॉल की कितनी होगी प्लस 6y इक्वल टू टोटल रुपए कितने हो गए 3,800। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें मैं क्या कर लूंगा, चलो कुछ नहीं करता अभी। अब इक्वेशन नंबर 2 देखो कैसे बनाएंगे। बाद में उसने क्या किया, 3 बैट, एक बैट x रुपए की तो 3 बैट 3x प्लस एक बॉल y रुपए की तो 5 बॉल 5y इक्वल टू 1,750, ये है 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो फ्रॉम
या तो इक्वेशन 1 को उठाओ या इक्वेशन 2 को उठाओ, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर एक वेरिएबल x की अगर हम वैल्यू निकाले तो देखो यहां से 3800, ये इधर आ गया माइनस का 6y बाय 7, ठीक है, ये होगी हमारी x की वैल्यू तैयार। अब जो ये x की वैल्यू है ये हम पुट कर लेंगे, एक से निकाली है तो 2 में पुट कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 2 में अगर हम x की जगह पे रखेंगे 3 इंटू 3800 माइनस 6y बाय 7, बाकी एज इट इज प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब देखो अगर इसको सोल्व करेंगे तो 3 की अंदर मल्टीप्लाई 0 0, और ये 3 अठे 24, एक यहाँ पे मतलब 2 कैरी, 3 3 और 2 11, माइनस 18y। अब इस 7 की भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y बाय 7 इक्वल टू ये आ गया 1750। अब ये जो 7 है ये यहाँ पे डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई, तो इसको मैं इधर कर लूंगा, ठीक है। अब ये इधर आकर मल्टीप्लाई यानी कि 11400, और ये माइनस का 18y प्लस का 35y, अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 17y, ठीक है। और ये 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 7 0 0 7 5 35, और यहाँ पे 3 7 7 49 3 52, और यहाँ पे 5 7 और 5 12, ठीक है, 12250। क्लियर यहाँ तक। अब ये 11400 को मैं इधर ले आऊंगा तो 17y इक्वल टू, अगर 12250 में से 11400 को माइनस करूंगा तो मेरे को मिलेगा 850 रुपए, मतलब 850, ठीक है। अब ये क्या 17 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर, y इक्वल टू 17 5 85, तो और 0 की 0, यानी कि y की वैल्यू आ गई 50। यानी y क्या मानी थी हमने, एक बॉल का जो मूल्य है, एक बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई 50। अब हमने बैट की भी तो निकालनी है, तो बैट के लिए जो y की वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6, और यहां पर y की जगह पर 50 रख लेंगे और बाय 7, x इक्वल टू देखो 3800 माइनस में अगर इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 6 की 5 के साथ तो कितना आएगा, ये आ गया मेरे पास 300 बाई 7, x इज इक्वल टू, अगर मैं 3800 में से 300 को माइनस करूंगा तो 3500 बच जाएगा बाय 7, और 7 से कट गया 500, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 500। अब आपने क्या लिखना है कि हेंस कॉस्ट ऑफ वन बैट, कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल है किसके, 5 रुपए 500, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितने रुपए की है, 50 रुपए की, तो 50 रुपए, ठीक है। यहां पर स्पेस नहीं था, इस तरीके से आपने लिखना। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, समझ में आ गया होगा। जो भी आपसे पूछा गया पहले आपने उसी को x और y मान लेना है, ठीक है। फिर जो उस क्वेश्चन में कहा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने चलना है, और फिर तो कुछ नहीं रहता, फिर तो बस आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अच्छे से आना चाहिए, सारा क्वेश्चन आपका आपके हाथ में है। ये था पार्ट नंबर 3, तो चलिए हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105, ठीक है, and for a journey of 15 km, the charge paid rupee is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person
हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा बना दिया, लेकिन है बड़ा सिंपल। क्या करना, हमसे क्या पूछा गया है कि भाई साहब फिक्स चार्ज बताओ और चार्ज पर किलोमीटर बताओ। ये एक तो होता फिक्स चार्ज, ठीक है, मतलब आपने अगर कहीं पर जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, उसका एक फिक्स चार्ज है भाई, 10 रुपये लगेंगे तो 10 रुपये ही लगेंगे, ठीक है। और एक होता है पर किलोमीटर, कि वहां वो यहां से वहां तक कितना किलोमीटर दूरी पर है, तो पर किलोमीटर का कुछ चार्ज होगा, ठीक है। तो वो होता है पर किलोमीटर। जो ये फिक्स चार्ज है ये तो फिक्स ही रहता है, नाम ही फिक्स है, ये तो फिक्स रहता है। लेकिन पर किलोमीटर है वो बदलता रहेगा जितने किलोमीटर आप चलते रहोगे, ठीक है। और फिर उसने पूछा है कि अगर आपने फिक्स चार्ज भी पता लगा लिया और चार्ज पर किलोमीटर का भी पता लगा लिया, तो एक डिस्टेंस 25 किलोमीटर चलने में एक आदमी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो, तो हम मान लेंगे कि लेट जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज है वो है एक्स रुपए, ठीक है, एक्स रुपए है। और जो चार्ज पर किलोमीटर है, लेट जो चार्ज है पर किलोमीटर का, पर किलोमीटर इक्वल टू वाई रुपये है, ठीक है। अब हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जो कंडीशन नंबर 1 है, एक कंडीशन है, उसमें 10 किलोमीटर चलने के लिए कितने रुपए देने पड़े, 105 रुपए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन देखो 10 किलोमीटर चला, फिक्स चार्ज तो एक्स ही रहेगा, फिक्स चार्ज तो एक्स ही रहेगा। पर किलोमीटर क्या माना था, वाई, तो फिक्स चार्ज तो एक्स है, एक्स प्लस फिर कितने किलोमीटर चला, 10, तो 10y इक्वल टू टोटल रुपए कितने लगे, 105। ये है इक्वेशन नंबर 8। क्लियर है। अब जो सेकंड कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि 15 किलोमीटर चलने के लिए 155 रुपए देने पड़े, यानी कि फिक्स चार्ज तो एक्स ही है, प्लस कितने किलोमीटर, 15, तो 15y इक्वल टू कितने रुपए लगे, 155। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इनको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे। अगर मैं इसको इधर ले आऊं, यानी x इक्वल टू 105 माइनस हो जाएगा 10y, ये इक्वेशन होगी 3। अब यहां से x की वैल्यू मिल गई, इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे सेकंड में, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशन ये है, x की जगह पर हम क्या पुट कर लेंगे, ये 105 माइनस 10y और प्लस 15y इक्वल टू 155। अब ये जो है 105, इसको हम इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस 10y प्लस 15y, ये 5y बच गया इक्वल टू, अब ये जो 105 ये इधर आ गया, 155 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास से 50, और ये 5 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ से y की वैल्यू क्या आती है 10। यानी कि जो y क्या मानना था हमने, y मानना था पर किलोमीटर, यानी पर किलोमीटर के लिए हर किलोमीटर का 10 रुपये लगेगा, ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया। अब फिक्स चार्ज भी निकालेंगे, तो जो y की वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे, ये रही 3। तो देखो x इक्वल टू 105 माइनस 10, y की जगह पे क्या रखूंगा 10, तो यहां से क्या मिल रहा है, देखो 105 माइनस 10 की 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 100, अब 105 में से 100 को माइनस करूंगा तो 5, यानी x इज इक्वल टू 5, यानी जो फिक्स चार्ज है वो है 5 रुपए। तो लिख लियो हैंस फिक्स्ड चार्जेस है वो है ₹5, एंड जो चार्ज है
पर किलोमीटर का, चार्ज पर किलोमीटर वो कितने रुपए है, 10 रुपए। ठीक है, ये निकल गया क्वेश्चन। लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, उसने और क्या पूछा है कि भाई साहब अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो उसमें कितना खर्चा आएगा। तो लो यहां पर निकाल देता हूं मैं। ठीक है, अगर 25 किलोमीटर हम दूरी तय करेंगे तो चार्ज मीटर के लिए चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, देखो x तो x ही रहेगा प्लस 25y इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है सर 5, तो 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू सर 10 है इक्वल टू 5 प्लस, अगर 25 की 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 250, अब इसको प्लस कर दूंगा तो 255, यानी जो 25 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 255 रुपए। ये था हमारा क्वेश्चन, क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। इस तरीके से करना है। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा दे रखा है, सॉल्यूशन उतना बड़ा नहीं है, समझना की बात। प्रॉपर दिख रहा होगा आपको, मतलब ये मैंने इरेज करना पड़ गया क्योंकि स्पेस नहीं रहा था। अगर ये आपने अच्छे से आ गया है तो चलिए हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है, उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर हम 2 को ऐड करें तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। अगली कंडीशन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर हम अब की बारी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड करें तो 5/6 में बदल जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें पता लगाना है कि वो फ्रैक्शन है कौन सी। ठीक है, उसका न्यूमरेटर क्या है, उसका डिनोमिनेटर क्या है। तो सॉल्यूशन, मतलब इसने हमसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पूछ लिया तो हम इन्हीं को मान लेंगे, जो पूछा है उसी को मान लेंगे। लेट, इसका हमने मान लिया न्यूमरेटर है जो वो है x एंड लेट जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो हमने मान लिया y। तो जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी, फ्रैक्शन होगी x/y। ठीक है, ये होगी। तो अब जो फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, इन दोनों में हम 2 को ऐड कर लेंगे, यानी x+2/y+2, तो ये किस में बदल जाएगी, 9/11। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 11x+22 इज इक्वल टू इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई तो 9y+18। अब यहां से मैं सिर्फ x को ही एक तरफ रख लूं, बाद में हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर इक्वेशन एक लेंगे उसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो डायरेक्ट अगर मैं 22 को इधर ले आऊं और ये 11 को भी, तो x इक्वल टू, अगर 22 को इधर ले आऊं तो माइनस का 22, और 18 में से 22 को माइनस करूंगा -4, यानी 9y-4, और ये 11 यहां मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1 तैयार। ठीक है, अब इसी तरीके से इक्वेशन 2 को भी तैयार कर लेंगे। जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन अगर हम इनमें अब की बारी 3 ऐड कर ले, यानी x+3/y+3, तो ये किसमें चेंज हो जाती है, 5/6 में। अब यहां से क्या मिल रहा है, यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें अगर 6 किसके साथ, 6x+18 इक्वल टू इसकी 6 के साथ 5y+15। ठीक है, ये हो गया, दिख रहा होगा आपको। अब यहां से देखो आप 6x, ये जो 5y है इसको इधर ले आऊंगा -5y, 18 को अगर राइट हैंड साइड को ले जाऊं तो माइनस का 18 हो जाएगा, 15 - 18 इक्वल टू क्या होगा, -3। ये इक्वेशन है 2। अब जो यहां से x की वैल्यू वो हम पुट कर लूंगा इक्वेशन 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर लूंगा तो 6x की जगह क्या रखूंगा, ये 9y-4/11 और -5y = -3। अब यहां से देखो
6 की अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और इसको सोल्व कर लूंगा पूरे को, ठीक है। तो 6 9 जा 54y और 6 4 जा 24 और 11 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 55y बाय 11 इज इक्वल टू -3। तो अब ये जो 11 है ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से बताओ 54y माइनस 55y, तो माइनस y बच गया, -24 इज इक्वल टू ये यहां आ गया तो माइनस का 33। अब ये 24 है ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा -y इक्वल टू ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। अगर मैं 24 में से माइनस करूंगा 33 को तो मेरे पास क्या बचेगा, क्या बचेगा 9 बचेगा। तो यानी कि ये आ गया मेरे पास -9 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 9। ठीक है, क्लियर है, यहाँ कंफ्यूज तो नहीं है। देखो मैं इसको इधर ले आऊंगा तो क्या आएगा -33 प्लस 24, तो यहां से मेरे पास कितना बच गया 9। ठीक है, तो y की वैल्यू तो 9 आ गई। जो ये y की वैल्यू है उसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, तो लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो x इक्वल टू देखो इसमें पुट करेंगे 9, y की वैल्यू क्या है 9 -4 बाय 11, सॉरी 11। अब देखो 9 9 जा 81 -4 बाय 11, तो अब 81 में से अगर मैं 4 को माइनस करूंगा तो यहां से 77 बाय 11 और ये कैंसिल हो रहा है 7 से। तो यानी जो x है, x क्या मानना था न्यूमरेटर, वो आता है मेरे पास 7 और जो y है डिनोमिनेटर वो आता है 9। तो जो हमारी फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, लिख लेना आप, जो फ्रैक्शन होगी ना वो होगी हमारी 7/9। ठीक है, ये है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। क्लियर है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 करना है। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है सारे, बस जो पूछा है उसी को मान लेना है, बाकी तो आप करते रहोगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है बाकी तो जो पहले सिखा दिया। ठीक, तो इसका लास्ट पार्ट और बचता है, चलो उसको भी हम देख लेते हैं। ये है इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। क्या है इसमें, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। नु क्या है, एक आदमी है जैकोब, उसकी उम्र 5 साल बाद, ठीक है ना, 5 साल बाद उसकी उम्र उसके लड़का है जो उसके लड़के की 3 गुना 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, अब 5 year ago Jacob age was 7 times that of his son। 5 year ago 5 साल पहले, देखो यहाँ पे 5 साल बाद बता दिया, अब 5 साल पहले जो उसकी उम्र थी उसके लड़के की 7 टाइम्स थी, मतलब जो उसके लड़के की उम्र है उसकी 7 टाइम्स जैकोब की उम्र थी। ठीक है, दैट ऑफ हिज सन व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। देखो जैकोब की बतानी है और जैकोब के पुत्र की बतानी है, तो जिसकी बतानी है जो बताना है उसकी हम उसी को हम मान लेंगे। लेट जैकोब्स एज, तो मान लेंगे लेट जो जैकोब्स एज है वो x है एंड लेट हिज सन, ठीक है, सन्स एज जो इसके पुत्र की एज है वो है y ईयर्स, ईयर्स। ठीक है, ये बता दी। अब इसमें क्या कहा गया है 5 year ends, यानी आफ्टर 5 years। क्या कंडीशन थी आफ्टर 5 years, जो उसकी उम्र थी। तो देख बात बताओ, आपकी उम्र अब कितने भी साल है, 5 साल बाद कितनी उम्र हो जाएगी, 5 प्लस करेंगे। तो आफ्टर 5 ईयर जो है, जो जैकोब की एज है, जैकोब्स एज वो कितनी हो जाएगी x + 5। देखो अब उसकी उम्र x माननी है
तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, ठीक है। और उसके सन की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, y प्लस 5। तो जो 5 साल बाद है ना, जैकोब की जो उम्र है उसके लड़के की उम्र के इक्वल हो जाएगी कब, देखो ये जो है ये 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है उसके पुत्र की, तो हमने इक्वल करनी है तो इसको भी हम 3 टाइम्स कर देंगे, इक्वल होगी। तो x प्लस 5 है इक्वल टू 3y प्लस 15, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम x को ही रख ले, 5 को भी इधर ले आए, तो x इक्वल टू 3y, 5 माइनस का हो जाएगा तो प्लस 10 रह जाएगा। ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन और देख लेते हैं, ठीक है। ये थी फर्स्ट कंडीशन। अब जो 5 ईयर अगो, जो 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर अगो की क्या कंडीशन है, जो जैकोब की एज है वो उसके पुत्र की 7 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो 5 ईयर अगो, आज जो आपकी उम्र है, 5 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी, 5 माइनस कर लेंगे, सीधी सी बात। तो जो जैकोब है ना, जैकोब्स एज क्या हो जाएगी 5 साल पहले, x माइनस 5। अब हमने इसके x माने प्रेजेंट, तो x माइनस 5, और उसके सन की एज है वो क्या हो जाएगी, y माइनस 5। तो जो जैकोब की एज है और उसके सन की एज है वो इक्वल हो जाएगी कब, ये 7 टाइम्स है, तो इसको भी 7 टाइम्स कर देंगे तो इक्वल हो जाएगी, यानी x माइनस 5 इक्वल है 7y और माइनस 35। क्लियर है। अब इस 5 को मैं इधर ले आऊंगा, x माइनस 7y, ये 7y इधर आ गया माइनस का, ये 5 उधर जाकर प्लस का, तो माइनस का 35 प्लस का 5, तो माइनस का बच जाएगा 30। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इन इक्वेशन का यूज करके देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू पुट करो, तो जब x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, फिर जो y की वैल्यू आएगी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, या तो 1 में पुट करो या 2 में, एज योर चॉइस। जब आप उसको y की वैल्यू को पुट करोगे इसमें तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो जो x की वैल्यू है वो निकल जाएगी जैकोब की प्रेजेंट एज 40 निकलेगी, और जो y की वैल्यू होगी वो उसके सन की एज 10 निकलेगी, ठीक है। ये आपने निकालनी है, समझ में आ गई बात। ये मैंने आपको इक्वेशंस बना करके दे दी है, अब आगे आप जानो आपका काम जाने, ठीक है ना। मजा आ गया आज की क्लास में, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को एक्सरसाइज 3.2 समझ में आ गई होगी। और अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो देखो उसको भी, ठीक है ना, और अपने चैनल पर विजिट भी करो। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और सभी साथियों के पास शेयर जरूर करें, और अपने चैनल मैथ स्पेशल सेंटर को विजिट भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के साथ।